हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से मैंने हिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया था तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उससे पहले भारत में कौन कौन से संगठन थे और उनकी किस ढंग से स्थापना हुई। ठीक है, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका अगला चैप्टर बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, किस मकसद से हुई और उसके पीछे क्या क्या राज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक से परिचित करा देता हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। कांग्रेस। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये जो टॉपिक आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये चाहे आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर ही आ जाते हैं। हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन है, या ये भी हो सकता है कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे उससे क्वेश्चन आ जाए, या इसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जो दो भाग में यहाँ पे डिवाइड होता है, एक उग्रवादी कांग्रेस और एक उग्रवादी कांग्रेस। तो वहां भी हम लोगों को नेता चूज करने के लिए आता है कि कौन से नेता किस दल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी स्थापना किस ढंग से होती है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में कौन कौन से राजनीतिक संगठन मौजूद थे। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो भारत में राजनीतिक संगठन की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन के समय से दिखाई देती है। ठीक है, जब वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में धीरे धीरे राजनीतिक संगठन की स्थापना की नींव पड़ती है और आगे चल करके लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो, बम्बई एसोसिएशन हो, उसके बाद दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में और भी बहुत जो बड़े लेवल के नेता थे उनके द्वारा भी कई महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल लीग हो, ठीक है, भारत समाज हो, उसके अलावा प्रार्थना समाज हो। ऐसे बहुत सारे संगठन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक जो संगठन था भारत में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक पूर्वगामी संस्था थी। ठीक है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग मौजूदा रूप में देखते हैं या राष्ट्रीय आंदोलन के समय में देखते हैं, उसका जो कहीं ना कहीं ढांचा है वो किससे मैच करता था, वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन से मैच करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि आप लोग भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले भारत में ऐसे बहुत सारे माहौल बन चुके थे जो कि एक संगठित एसोसिएशन की नींव डाल सकते थे। ठीक है, और इस चीज का जो अवलोकन है वो किसके द्वारा की जा रही थी, वो अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। अंग्रेज इस बात को कहीं ना कहीं भाप चुके थे कि भारत में अब व्यापक तौर पे एक ऐसे संगठन की स्थापना की जा सकती है जिसके द्वारा हम सभी ब्रिटिशर्स को यहाँ से प्लान करना पड़ सकता है। तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक बात थी कि ये जो माहौल भारत में चल रहा है इसको या तो पूरा पूरी दबा दिया जाए, और अगर हम लोग इसको दबा नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करके अपने फेवर में लाया जा सके। ठीक है, तो उस टाइम में आप लोग देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण छवि के नेता हुआ करते थे जो कि ब्रिटिशर्स ही थे, जो पूर्व में अधिकारी रह चुके थे। ठीक है, और जैसे वो रिटायर हुए थे वो अपने राजनीतिक वर्चस्व यहाँ पे बढ़ाने लगे थे, कुछ सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने लगे थे, जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम। ठीक है, एक्चुअली में ये आयरलैंड के निवासी। ठीक है, आयरलैंड, लेकिन ये ब्रिटिशर्स अधिकारी थे। अधिकारी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश अधिकारी के रूप में यानी अंग्रेज अधिकारी के रूप में भारत में आकर के काम कर रहे थे।
लेकिन जैसे ये रिटायर्ड हुए तो इनका अनुभव अंग्रेज यहाँ पे फिर से मतलब इनके अनुभव का फायदा उठाना चाहता था। तो वो लोग चाह रहे थे कि ये वो ह्यूम है, इनके द्वारा जो भी अनुभव यहाँ से प्राप्त किया गया है उसका फायदा हम लोगों को दे और वो राजनीतिक क्षेत्र में भाग लें। ठीक है। और भारत में राजनीतिक क्षेत्र में डायरेक्टली भाग लेना बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है। क्योंकि भारतीय लोगों को अब तक यह समझ में आ चुका था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा केवल हम लोगों का शोषण किया जाता रहा है। शुरू से तो प्रशासन के क्षेत्र में लोगों को उलझाया रखा गया और उसके बाद से अब राजनीतिक वर्चस्व भी ये लोग कायम करने लगे हैं। और राजनीतिक पकड़ भी कुछ इस ढंग से बना लिए थे कि यहाँ भारत में उनके अलावा किसी की बोली मतलब बनती ही नहीं थी, कोई बोल ही नहीं पाते थे। तो भारतीय लोगों को ये लगता था कि अगर अंग्रेज लोग यहाँ से सकारात्मक रूप से आकर के राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, और वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के फेवर में ही इनको उतारा गया। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में ही उतारा गया, लेकिन इनको कुछ इस ढंग से उतारा गया कि भारतीयों को वो चाल समझ में ना आए। ठीक है। यानी एक सामाजिक कर्ता के रूप में, एक समाजकर्ता के रूप में इनको भारत में फिर से जगह दी गई और ये कहा गया कि एक समाजकर्ता के रूप में ही राजनीतिक पैठ बनाइए और भारतीयों के अंदर में क्या माहौल चल रहा है उससे हम सभी को अवगत कराइए, ताकि जो भी यहाँ का शासन प्रशासन है उसको हम लोग एक्चुअली में अपने फेवर में कर सके। ठीक है। ये सारा बैकग्राउंड बताने के पीछे मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे। ठीक है। उसको आप लोग सही ढंग से समझ पाए। और एक बात हम लोगों को हमेशा यह भी समझ में नहीं आ पाती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नेतृत्व करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आखिर उसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया। ठीक है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज जो थे हम लोगों का हमेशा से शोषण ही किए, तो एक अंग्रेज अधिकारी के ही रूप में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है, आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि हम लोगों को आजादी देने के लिए एक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना करता है। ठीक है। तो चलिए वो जो बातें हैं वो भी आप लोगों को आगे समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश अधिकारी है ये ओ ह्यूम जैसे रिटायर होता है, इसको एक समाजकर्ता के रूप में भारतीय माहौल में उतारा जाता है और इसको बताया जाता है कि आप राजनीतिक पैठ लेना शुरू करें। तो ये देखता है कि भारत में ऐसा माहौल बन चुका है कि यहाँ पर राजनीतिक संगठन की स्थापना की जा सकती है। तो इसके द्वारा एक सम्मेलन कराया जाता है 1883 में। ठीक है। कब? 1883। और ये जो सम्मेलन था इसका नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ये चीज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहीं कहीं इसका डेट 84 भी देता है, लेकिन एक्चुअली में 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन की जाती है इसके द्वारा ए ओ ह्यूम के द्वारा। और उसमें ए ओ ह्यूम एक प्रस्ताव रखता है जिसमें ये बताया जाता है कि भारत में जितने भी छोटे छोटे संस्था है, वो चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में हो या मद्रास नेटिव एसोसिएशन के रूप में हो या बम्बई एसोसिएशन के रूप में हो या भारत से बाहर चल रही संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के रूप में हो या इंडियन नेशनल लीग के रूप में हो, जितने भी सारे छोटे छोटे संस्था है जो कि अपने क्षेत्रीय हित के लिए कार्य कर रहे हैं या अपने किसी मतलब जो होता है ना कि किसी एक मतलब छोटे से स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो, अब वो सारी चीजें त्याग करके और पूरे व्यापक स्तर पे आया जाए। और जो मतलब हम भारतीयों की एक सोच बन रही थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी शासन व्यवस्था हो, उसको कायम करने के लिए एक व्यापक संगठन की स्थापना की जाए। ऐसी प्रस्ताव किसके द्वारा रखी जाती है? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है। मैं आगे ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर ए ओ ह्यूम के द्वारा ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा था, आखिर हम सभी भारतीयों का जो लोग शोषण कर रहे थे उनके ही द्वारा उस शोषण के उभरने मतलब शोषण से उभरने के बारे में किस लिए उपाय बताया जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए ओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन की जाती है 1883 ईस्वी में, और यह प्रस्ताव रखा जाता है कि 1885 ईस्वी में हम लोग के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर ली जाए। ठीक है। अब क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक डेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है। जो कि 1885 ईस्वी में भी होना होता है और इसके लिए जगह तय किया जाता है पूना। ठीक है। पूना यानी ये ओ ह्यूम के द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन की जाती है उसमें बताया जाता है कि 1885 ईस्वी में पूना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे आप लोगों को INC। तो यहाँ पे क्या है कि 1885 ईस्वी में पूना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाना डिसाइड किया गया। लेकिन हुआ क्या कि 1885 ईस्वी में पूना में प्लेग फैल गया था। ठीक है, पूना में उसी टाइम क्या हुआ, प्लेग फैल गया। अब ये जो प्लेग था, प्लेग उस टाइम एक बहुत बड़ी महामारी थी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि कोरोना का जो पीरियड चल रहा था, अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी महामारी थी। तो अभी तो ये भी था ना कि हाँ चलो भाई, मतलब 1-2 साल में उसका वैक्सीन आ गया, लेकिन उस टाइम ऐसा टेक्निक मतलब डेवलप नहीं था, जिसके कारण बहुत सारी मृत्यु देखने को मिलती थी। तो उस टाइम जो प्लेग था एक बहुत व्यापक महामारी था। तो प्लेग से बचने के लिए उन लोगों के द्वारा क्या किया गया कि ये जो जगह था पूना से चेंज करके बम्बई कर दिया गया। ठीक है, बम्बई कर दिया गया, यानी जो स्थापना पूना में होना था अब कहाँ कर दिया गया, बम्बई में कर दिया गया। और बम्बई में एक स्कूल था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 1885 ईस्वी में पूना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाना डिसाइड किया गया, लेकिन वहां पे प्लेग फैल जाने के कारण उसको यानी जो जगह था उसको चेंज करके बम्बई कर दिया गया। और बम्बई में ही गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है कहाँ पे की गई थी, किस डेट को की गई थी और किस कॉलेज में की गई थी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव पर रही थी, उस टाइम किन किन भारतीय नेताओं के द्वारा ए.ओ. ह्यूम के साथ में मिलकर के इसका स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे हमेशा से डाउट बनते आ रहा है कि क्या एक मतलब अंग्रेज अधिकारी हम लोग को आइडिया दिया और उसी के कहे जाने पे हम लोगों ने सारी संरचना बना दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रख दी। ठीक है, तो ये थोड़ी जो बात है वो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि ए.ओ. ह्यूम को सलाह देने के लिए कौन कौन से भारतीय थे और किनके द्वारा इनके साथ में मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया जा रहा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो भारतीय लीडर बहुत ही फेमस है। पहला थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरे जो नेता थे उनका नाम है आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। ध्यान दीजिएगा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो केवल और केवल ए.ओ. ह्यूम के मन की उपज नहीं थी, उसके पीछे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे बहुत ही तेजस्वी नेताओं का हाथ था। ठीक है, यानी इन दोनों के द्वारा मिलकर ए.ओ. ह्यूम को सजेस्ट किया जा रहा था, सजेस्ट किया जा रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि ए.ओ. ह्यूम के साथ में कौन कौन से भारतीय नेताओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना को बनाया गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा मिलकर के INC की संरचना को डिसाइड किया जा रहा था कि किस ढंग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अभी मैं बात कर रहा था कि आखिर इसके स्थापना के जो पीछे लॉजिक चल रहा था
यानी इसके स्थापना के जो सिद्धांत थे वो क्या थे, यानी एक्चुअली में किस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांत के बारे में देखें तो यहाँ पे दो सिद्धांत काफी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय, इसकी स्थापना के दो सिद्धांत बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, पहला था राष्ट्रवादी सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा है सेफ्टी वाल का सिद्धांत। देखिए यहाँ दोनों बहुत ही समझने वाली चीज है। ठीक है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को जनरल एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है, यानी जो भी आप लोग रेलवे एसएससी ये सब एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे ये आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। ये अगर किसी भी प्रकार के मतलब स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी करते हैं, ये यूपीएससी के यदि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे होंगे पीटी के, तो उसमें आप लोगों को ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये अब की बार यानी सरस्वती मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो प्रमुख लॉजिक चल रहे थे, प्रमुख कारण चल रहे थे, उसको स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को नोट करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसके स्थापना के पीछे दो तरह के लॉजिक चल रहे थे, पहला था राष्ट्रवादी सिद्धांत और दूसरा था सेफ्टी वर्ल्ड का सिद्धांत। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो ये राष्ट्रवादी सिद्धांत है ये एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के द्वारा समझाया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी अंग्रेज लोगों के द्वारा बार बार इस सिद्धांत पर जोर दिया जाता रहा है। बनाते समय तो नहीं, बनाते समय उन लोगों के द्वारा ये सेफ्टी वाल का सिद्धांत फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद जब इसको डिफाइन करने की बारी आई, यानी इसको स्पष्ट करने की बारी आई कि भाई आखिर आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसको क्यों समर्थन दे रहे हैं, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम ब्रिटिशर्स का केवल और केवल एक ही सपना है कि जितने भी हम लोग जगह पे अपने उपनिवेश बनाए हुए हैं उन लोगों में एक चेतना डेवलप करें। ठीक है, उनको संगठित करें ताकि वो लोग अपनी राजनीतिक सत्ता संभालने के योग्य हो जाए और वो खुद हम लोगों को बोले कि अब हम अपनी सत्ता को संभाल सकते हैं और आप लोग यहाँ से जाइए, तो हम लोग आसानी से चले जाएंगे। क्योंकि वो लोग जो है अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, यानी कहीं से भी ये साबित नहीं होने देना चाहते थे कि हम लोग गलत कर रहे हैं और हम लोग किसी की गलत चाहते हैं। ठीक है, यानी उनके द्वारा अपने छवि बचाने के लिए ये बताया गया कि हम लोग राष्ट्रवादी सिद्धांत को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, यानी जो भारतीय लोग हैं उनमें राजनीतिक चेतना हम लोग विकसित करना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करना चाहते हैं और उन लोगों की जितनी भी आवाजें हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय संगठन है, हम चाहते हैं कि उन सभी क्षेत्रीय संगठनों की जो आवाज है किसी एक जगह से आए ताकि हम लोग तक पहुंच पाए और उसका उचित निदान कर पाए और हम लोग को यह भी स्पष्ट हो पाए कि किस जगह पे कौन सी समस्या चल रही है और उसका समाधान हमें कैसे करना है। अगर विभिन्न मतलब संगठनों के द्वारा आवाजें उठाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार की मांगे की जाएंगी, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ मांगों को हम लोग अनदेखा भी कर दे, लेकिन अगर किसी एक संगठन से एक लिखित डिमांड आए और उस पर सभी संगठन अगर विचार विमर्श करते हैं तो इस ढंग से हम लोगों को भी सहूलियत होगी कि किस प्रकार से उसका सोल्यूशन देना है। तो अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार से इसे डिफाइन किया गया, लेकिन एक्चुअली में क्या था कि उन लोगों के द्वारा सेफ्टी वाल सिद्धांत को फॉलो किया जा रहा था और यही हम भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था उसके पीछे मुख्य रूप से सेफ्टी वाल का सिद्धांत कार्य कर रहा था। सेफ्टी वाल का सिद्धांत कहने से मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो उद्गार पत्थर होता है उसको सेफ्टी वाल के रूप में माना जाता है, यानी जहां से पूरी आग निकल जाए और उसके कारण आसपास के सारे क्षेत्र बच जाए तो उसको सेफ्टी वाल के रूप में देखा जाता है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे ये चाहा जा रहा था कि जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के संगठन जो थे क्षेत्रीय वो उभर रहे थे, तो
अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि भारत में विभिन्न जगह से जो क्षेत्रीय संगठन उभर रहे हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की मांगे की जा रही है, तो उसको एक बार में समझ पाना बहुत ही मुश्किल और उनके मन में क्या चल रहा है ये भी जान पाना मुश्किल। तो हम लोग यदि बारी बारी से एक एक संगठन से पूछताछ करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएंगी और उतनी सारी चीजों का निदान एक बार में कर पाना भी संभव नहीं था। तो वो लोग चाह रहे थे कि भारतीय जितने भी छोटे छोटे संगठन है उनको एकत्रित कर दिया जाए और जब एकीकृत हो जाएंगे तो वो अपनी सारी डिमांडें किसी एक संस्था से हो करके गुजारेंगे तो उस बात का पता हम लोगों को चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अपने मतलब जो भी बुद्धिमान कद के जो उसके ऑफिसर थे यानी अधिकारी थे उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पैक्ट करा दिए थे, ठीक है, यानी उसमें शामिल करा दिए थे। तो मान लीजिए कि भारत के जितने भी संगठन है वो सभी मिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे उसमें भाग लेते थे और उसमें अपनी सारी समस्याएं रखते थे और ये भी रखते थे कि किस ढंग से आंदोलन करना है, उसके लिए क्या डेट डिसाइड किया गया है, कौन सा जगह डिसाइड किया गया है, उसमें क्या कैसे नियम फॉलो किए जाएंगे, उसमें ब्रिटिशर्स को क्या क्या अड़चने आएंगी, इन सारी चीजों पे चर्चा होती थी। अब आप ये लोग समझिए कि यदि किसी कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें चर्चा हो रही है और उसी में ब्रिटिशर्स अधिकारी भी बैठे हुए हैं तो क्या वो इस चीज की जानकारी ब्रिटिशर्स को न देंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा था कि जितने भी सारे मतलब नियम बन रहे थे, जितने भी सारे रणनीति बन रही थी भारतीयों के द्वारा, उन सारी चीजों की जानकारी जो है अंग्रेजों को लग जाती थी और बहुत ही आसानी से लग जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था कि किसी प्रकार के जो आंदोलन होने वाले थे उसका पूर्वानुमान अंग्रेजों को होता था और उसको आसानी से दबा भी देते थे। तो उन लोगों के द्वारा लगता था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है हम लोगों के लिए एक गुप्तचर संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, एक गुप्तचर संस्था के रूप में कार्य कर रहा है जिससे ऑफिशियल मुहर है। यानी कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी जो सूचना है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचा रही है, लेकिन एक्चुअली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यही कार्य किया जाता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स अपने हित में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं और यही कारण है कि एक ब्रिटिशर्स अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और यही रीजन भी था, यानी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत वाला रीजन भी था कि उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको मान्यता भी दे दिया जाता है। हालांकि बाद में हम लोग देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी उग्रवादी रूप धारण करती है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कुछ बातें करती है तो उसके बाद इसकी मान्यता रद्द भी कर दी जाती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभा सम्मेलन हुआ करते थे, ठीक है, उसको गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए दो सिद्धांत को अभी माना जाता है। पहला है राष्ट्रवादी सिद्धांत, जिसको हम जितने भी मतलब भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो लोग नहीं मानते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार जो है वो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को ही मानते हैं, ठीक है, यानी उनका यही कहना है कि ब्रिटिशर्स अपने हित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। लेकिन जो अंग्रेज है वो लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए ये बोलते हैं कि हम लोग भारतीयों के राष्ट्रवादी हितों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं INC के उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए INC की स्थापना के जो उद्देश्य थे ये, हालांकि इसको किताबों में बहुत ही पवित्र बताया गया है, ठीक है। यानी जो सबसे पहला इसका उद्देश्य था वो तो ये था कि क्षेत्रीय संगठनों को एकीकृत करना, ठीक है, क्षेत्रीय संगठनों को एकीकृत करना, एकीकृत यानी संगठित करना। यानी अभी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन जन्म ले चुके थे, ठीक है। उनमें मैंने बहुत प्रमुख का नाम भी बताया आप लोगों को। तो इसमें समस्या क्या होती थी कि मान लीजिए कि कोई बड़ा
यहाँ पे संगठन है भारत में, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई एक अलग सा मोर्चा खोलने वाला है जिसके कारण हम सभी भारतीयों को लाभ हो सके, तो उसमें दिक्कत क्या आती थी कि उसके द्वारा तो मोर्चा को शुरू कर दिया जाता था, लेकिन उसका समर्थन हम सभी भारतीय क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा ही नहीं किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में उसका विरोध ही किया जाने लगता था, यानी सभी लोग अपने क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर के सजग थे, लेकिन कोई राष्ट्रवादी हित में नहीं सोच रहा था। और भारतीयों के द्वारा ये भी देखा जा रहा था कि इसी मतलब संगठन के अभाव में ही 1857 ईस्वी का क्रांति भी विफल हुआ है। तो लोग यानी जो भी भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रवादी लीडर थे, उनका यही मानना था कि यदि सारे क्षेत्रीय संगठन एकीकृत हो जाए तो उससे क्या होगा कि हम लोग एक आवाज पे काम करेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए कि हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई मोर्चा खोलते हैं तो वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक समान ढंग से चलेगा, ठीक है। और यदि एक समान रूप से पूरे भारत में आंदोलन चलता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो जरूर ब्रिटिशर्स वहां पे कमजोर पड़ेंगे और वो लोग घुटने टेक करके भारत से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला उद्देश्य है वो क्या था कि जो भी क्षेत्रीय संगठन है उनको संगठित किया जाए, उनको एकीकृत किया जाए, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे उद्देश्य था वो ये था कि प्रतिवर्ष क्या कार्य करने हैं उसके लिए नियम और योजना बना। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि भारत में कोई भी सरकार आती है तो प्रतिवर्ष क्या कार्य करना है, उसमें क्या कर चाहेंगे, उसकी रणनीति क्या होगा, तो उसके लिए बजट वगैरह पास होता है। और यदि हम लोग बड़े पैमाने पर करते हैं तो पंचवर्षीय योजना भी आती है, ठीक है। उसी ढंग से उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा ये सोचा जा रहा था कि सबसे पहले हम लोगों में संगठन होना चाहिए, और दूसरी नंबर बात ये कि हम लोग को क्या कार्य करने हैं उसकी एक विशेष योजना होनी चाहिए, ठीक है। और ये योजना तभी संभव है जब हम लोग संगठित रूप से काम करें, ठीक है। यानी यदि कोई एक महत्वपूर्ण संगठन स्थापित हो जाता है जो कि सारे क्षेत्रीय संगठनों को एकीकृत कर दे, तो वैसे में क्या होगा, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे, और उस सम्मेलन में हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको नेक्स्ट ईयर में क्या क्या काम करने हैं या इस साल में क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या नियम होंगे और क्या योजना होंगे, ये सारे चीजें उसमें तैयार कर ली जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो एक निश्चित दिशा में काम करेंगे, एक निश्चित समय पे काम करेंगे और एक निश्चित परिणाम भी देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आईएनसी के उद्देश्य में काउंट हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे इसके उद्देश्य थे, जैसे लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित करना, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस टाइम तक भी लोगों में राजनीतिक चेतना का बहुत ही ज्यादा अभाव था, ठीक है। यानी जो राष्ट्रवादी भावना था उसका भी अभाव था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले बात की राष्ट्रवादी भावना का यह अभाव था, और दूसरी नंबर बात कि राजनीतिक चेतना का भी अभाव था, ठीक है। यानी जिस लोग में राष्ट्रवादी भावना होगी वो राजनीतिक चेतना क्या ही रखेगा। तो यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे उनका ये सोचना था कि जब तक हम लोग गांव-गांव तक छोटे छोटे स्तर पे लोगों में राजनीतिक चेतना डेवलप न कर देते हैं तब तक वो लोग राष्ट्रवाद को न समझ पाएंगे, और जब तक वो लोग राष्ट्रवाद को न समझ पाएंगे हम लोग के साथ संगठित नहीं होंगे, और जब तक सभी लोग हम लोग के साथ संगठित नहीं होंगे हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा नहीं खोल पाएंगे, और जब तक हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा नहीं करेंगे तब तक वो लोग हमारी आवाज नहीं सुनेंगे।
और जब तक ब्रिटिशर्स आवाज ही न सुनेंगे तो भारत को स्वतंत्रता देने की बात जो बात है वो तो बहुत दूर ही रह। तो इसलिए यहाँ पे आईएनसी के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा था कि क्षेत्रीय संगठनों को संगठित कर लिया जाए और सभी जो क्षेत्रीय संगठन है वो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर बन जाए और सबको एक जगह बुला करके एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाएगा कि प्रतिवर्ष क्या कार्य किए जाएंगे, उसके लिए क्या नियम होंगे, क्या योजना होंगे, वो सारे चीज उसमें डिसाइड किए जाएंगे और छोटे छोटे स्तर पे लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास किया जाएगा। और अभी हम लोग थोड़ी बहुत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है तब से लेकर के कुछ दिनों तक अंग्रेजों के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग मजबूत होने लगेंगे हम लोग अपने उद्देश्य पे आ जाएंगे और एक्चुअली में ब्रिटिशर्स को भारत से खदेड़ने में रोल निभाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आईएनसी के सदस्यों के द्वारा सोची जा रही थी और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि भले ही ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, लेकिन आगे चल करके यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उन लोगों के ही ताबूत में कील साबित हो जाती है। ठीक है, तो आगे चल करके हम लोग ये भी देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे कानून पारित किए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर चुकी होती है, अपनी पैर इतनी मजबूत कर चुकी होती है कि उस टाइम अंग्रेजों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इस संगठन को कमजोर किया जा सके या इस संगठन को यहाँ इग्नोर किया जा सके। हालांकि हम लोग देखते हैं कि कुछ आगे चल करके सूरत विभाजन जो होता है तो वहां पे कोशिश किया जाता है कि जो उग्रवादी लोग हैं और जो उदारवादी लोग हैं दोनों में थोड़ा भेदभाव उत्पन्न किया जाए, तो वहां पे बंगाल विभाजन वगैरह भी किया जाता है ताकि उदारवादी और उग्रवादी को अलग कर दिया जाए। और अपने मुकाम में हम लोग देखते हैं कि कुछ हद तक 1987 में सफल भी होते हैं, लेकिन फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के एक सहयोग के कारण लखनऊ समझौता होता है और उसमें फिर से जो दोनों गुट अलग हुआ था वो आपस में मिल भी जाते हैं और वहां से फिर वो संगठन जो है वो अपने मजबूती स्तर को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर बाद में लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का नेतृत्व इसको प्राप्त होता है और ये एक बहुत ही लोकप्रिय और मजबूत संगठन के रूप में कार्य करने लगता है और यह इतना मजबूत बन जाता है कि 1947 ईस्वी में भारत देश आजाद हुआ उसमें इसका एक बहुत ही अहम भूमिका आज भी माना जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ही बताया। अभी इसके जितने भी सम्मेलन हुए उनसे जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सारी चीजों की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के इसमें कौन कौन से बूथ बने, उनके कौन कौन से नेता थे, उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, वो सारी चीजों की जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो के सेशन में जरूर दूंगा। तो इतने सारे चीजों को बताने के बाद मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस यही करूंगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और यदि आप लोग ऐसे ही मनोरंजक और मतलब अच्छे ढंग से वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को समय समय पर बहुत ही अच्छे टॉपिक की जानकारी दी जाएगी और वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुफ्त है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।